माय चैनल। अगर आप नए हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत दुनिया में लोगों का पेट भरने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। पर दोस्तों, एक देश ऐसा भी है जो भारत से बहुत छोटा है, मगर ये दुनिया के ज्यादातर लोगों का पेट भर रहा है। अगर ये देश ना हो तो दुनिया में भूखमरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये देश भारत की तुलना में आधा है, फिर भी ये देश भारत से 3 गुना ज्यादा अनाज की पैदावार करता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे ये कौन सा देश है और ऐसा क्या करते हैं इस देश के लोग जिसके कारण यहाँ इतना ज्यादा अनाज का पैदावार होता है। तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो है उत्तरी पूर्व यूरोप में बसा नीदरलैंड, जो बाकी देशों के मुकाबले बहुत छोटा है, पर फिर भी आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्ट करने वाला देश है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे इतना छोटा देश दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। चलिए हम आपको बता दें थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में। उत्तरी पूर्व में बसे नीदरलैंड का कुल एरिया 41,543 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.74 करोड़ है। यहाँ पर 1300 से ज़्यादा लोग पर स्क्वायर मीटर की दूरी पर रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, पर अमेरिका नीदरलैंड से लगभग 270 गुना बड़ा है। वहीं रूस नीदरलैंड से लगभग 412 गुना बड़ा है। वहीं ये भारत से लगभग 50 गुना छोटा है। दोस्तों, ये पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे अमीर देशों की गिनती में आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर की जाने वाली खेती। जहाँ ये इतना छोटा होने के बाद भी ये दुनिया के कई देशों को फूड प्रोवाइड करता है। नीदरलैंड दुनिया में बढ़ती हुई फूड डिमांड को अपने कंधों पे उठाए हुए है। दोस्तों, आपको जानकर ताजुब होगा, मगर साल 2023 के अंत तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ के ऊपर हो जाएगी और आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ जाएगी। ऐसे में किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होगी तो वो है खाना। ऐसे में अगर नीदरलैंड जैसे देश नहीं होंगे तो दुनिया में भूखमरी की हालत पैदा हो जाएगी। साल 1980 से साल 2023 तक फूड कंजप्शन लगभग 2 गुना हो गया और आगे आने वाले सालों में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे में नीदरलैंड का दुनिया में फूड सप्लाई का बहुत बड़ा योगदान होगा। नीदरलैंड में कोई भी भूखा नहीं सोता। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब पूरी दुनिया में आलू की कमी हो गई थी, तब भी नीदरलैंड में आलू की कोई कमी नहीं आई। पर सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ पर भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे और हजारों लोग भूखमरी का शिकार हुए। तब यहाँ की सरकार ने फैसला लिया इस बार जैसे हालात दोबारा कभी पैदा ना हो। इसलिए यहाँ की सरकार ने यहाँ के फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने का डिसीजन लिया और तब से लेकर आज तक यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोया। यहाँ के किसान खेती के लिए रोज नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आप इनकी खेती के टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 में यहाँ पे लगभग 180 टन आलू उगाए जाते थे। वहीं अभी यहाँ पे लगभग 56,000 टन आलू उगाए जाते हैं। कुछ सालों में ही नीदरलैंड ने अपनी फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया है कि नीदरलैंड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन गया है, जबकि अमेरिका पहले नंबर पे सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। ये देश सब्जियों और फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया में आलू और प्याज सबसे ज़्यादा यहीं से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में लगभग 1/3 सब्जियों के बीज नीदरलैंड में उगते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, नीदरलैंड न सिर्फ साइज में भारत से छोटा है, बल्कि भारत की ज़मीन नीदरलैंड की ज़मीन से लगभग 95% ज़्यादा उपजाऊ है। यानी कि भारत की मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ है उतनी नीदरलैंड की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। फिर भी ये भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा खेती करता है। जहां पर भारत की एग्रीकल्चर वैल्यू लगभग $45 बिलियन है, वहीं नीदरलैंड की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $105 बिलियन है। दोस्तों, नीदरलैंड में खेती की इतनी ज़्यादा टेक्निक विकसित होने में यहाँ एग्रीकल्चर एजुकेशन का बड़ा हाथ है। यहाँ की टेक्निक को डेवलप करने में यहाँ की वैगनिंगन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर WUR का बड़ा योगदान है। यह यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन चुकी है। दुनिया भर से स्टूडेंट एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ एग्रीकल्चर की नई नई टेक्निक सीखने आते हैं। नीदरलैंड में एग्रीकल्चर एजुकेशन का ही नतीजा है कि ये देश दुनिया में इतने बड़े फूड एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है।
नीदरलैंड में खेती छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है। इस देश की आधी से ज़्यादा ज़मीन खेती करने के लिए यूज़ की जाती है। नीदरलैंड की ज़मीन भी कम है और यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बहुत कम है। फिर भी यहाँ की खेती की टेक्निक बहुत लाजवाब है। यहाँ भारत की तरह खेती नहीं की जाती। यहाँ किसानों को दिन रात धूप में मेहनत करके पसीना नहीं बहाना पड़ता है। यहाँ की एग्रीकल्चर टेक्निक बहुत ही मॉडर्न है। यही वजह है कि भारत देश से इतना छोटा होने के बावजूद भी ये देश एग्रीकल्चर में इतना आगे है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, पर यूरोपियन यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए नीदरलैंड को फंड्स भी सबसे कम दिया जाता है। अगर नीदरलैंड में कोई किसान यूरोपियन एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो पहले सरकार और वैगिंगन यूनिवर्सिटी उस किसान की लैंड को एग्जामिन करता है। वैगिंगन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड के एग्रीकल्चरल लैंड पे हमेशा नज़र रखती है ताकि जो सोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो लिमिटेड सोर्सेज है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ के किसानों को हमेशा अपने खेतों में ड्रोन कैमरा लगा कर रखना पड़ता है और अपना डाटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को देना पड़ता है। उस लैंड या फार्म के रिसर्च के बाद रिसर्चर्स फार्मर्स को उनके लैंड के लिए सजेशंस देते हैं। रिसर्चर्स ही किसानों को बताते हैं कि उनके लैंड के लिए कौन सी फसल सबसे ज़्यादा सही रहेगी और उस फसल को कितना पानी चाहिए होगा, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करनी है, कितनी सूरज की रोशनी फसल को चाहिए, साथ में कौन से मौसम में किस तरह की खेती करनी है। यहाँ सब किसानों को बताया जाता है। इसलिए किसान रिसर्चर्स की बातों को मान के ही खेती करते हैं। इससे किसानों का काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ ही खेती के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खेती में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के ट्रैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। यहाँ के ट्रैक्टर्स फसल लगाने से लेकर जुताई और खेतों में सब काम करने में माहिर होते हैं। किसानों को बस मशीनों को ट्रैक करना होता है। इन मशीनों में रूट पहले से ही सेट कर लिया जाता है। उसी रास्ते पर ट्रैक्टर और मशीन अपना काम करते हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो किसान जो उनको ऑपरेट करते हैं उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाता है। यानी कि खेती करने में इंसानों से ज़्यादा मशीनों की भूमिका होती है। इसके अलावा यहाँ की इरिगेशन टेक्निक भारत से काफ़ी अलग है, जिसमें इरिगेशन के लिए सेंसर रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फसलों को पानी की ज़रूरत होती है तो खेत में लगे सेंसर रोबोट को खुद ही फसलों तक पानी पहुंचाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड में फसलों को एलईडी लाइट से उगाया जाता है और यह काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। आप सोच रहे होंगे एलईडी लाइट से खेती कैसे करते हैं, तो हम आपको बता दें कि एलईडी लाइट से जो खेती की जाती है ना, उसमें तेज पीले और गुलाबी लाइट से हिट दी जाती है, यानी कि उनके ज़रिए फसलों तक टेम्परेचर की व्यवस्था की जाती है। नीदरलैंड में एलईडी लाइट से खेती करने के वजह से हर साल लगभग 90,000 यूरो की बचत होती है, जिनकी वैल्यू इंडियन करेंसी के मुताबिक लगभग 70 लाख रुपए है। यहाँ पर हाउस एग्रीकल्चर भी बहुत फेमस है। ये यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों में किया जाता है। यहाँ के ग्रीन हाउस इफेक्ट में केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाता है। यहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी रिसर्च चल रहा है। इस तरीके से यहाँ की खेती के लिए बेस्ट टेक्निक अपनाकर यहाँ की सरकार ने यहाँ की खेती को इतना आगे पहुँचाया है। इसके अलावा यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। यहाँ से फूड प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर मशीन्स को एक्सपोर्ट करने में रॉटरडैम पोर्ट और शिपफुल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ से रोज़ाना फ्रेश फूड प्रोडक्ट दुनिया में पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड पुष्प पालन में भी बहुत आगे है। यहाँ के डेली प्रोडक्ट्स भी दुनिया में जगह जगह एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों, चाइना में नीदरलैंड के डेली प्रोडक्ट्स की मांग सबसे ज़्यादा है। भारत भी नीदरलैंड से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट कर रही है ताकि नीदरलैंड के एडवांस टेक्निक से भारत का भी एग्रीकल्चर डेवलप हो। दोस्तों, यह थी नीदरलैंड की टेक्निक जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या ऐसी टेक्निक इंडिया में भी आ सकती है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।